बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं सबीन फारूक और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। शुएब, आज इस ट्रांसमिशन के आगाज़ में वैसे तो हम हंसते मुस्कुराते बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम खुद से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आज एक बहुत ही अजीब वाक़या मेरे साथ खुद भी हुआ। इस ट्रांसमिशन के लिए जब मैं आ रही थी रास्ते में, अमूमन मेरे ख्याल में बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे रिलेट करती होंगी, इनमें बहुत सारे मर्द हजरात भी रिलेट कर सकते होंगे कि जब मैं ड्राइव करके आ रही थी तो मेरे साथ जो एक बाइक वाले दो लोग बैठे हुए थे, बाइक वाले हजरात थे, और मुसलसल वो गाड़ी के अंदर देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उनकी क्या इंटेंशन है, बट डेफिनेटली जो हालात जिस तरह के हो गए हैं, हमें हमेशा जो है वो कॉन्शियस रहना पड़ रहा होता है कि हम अपनी गाड़ी को तेज़ करें या क्या करें। लेकिन अमूमन जो मुझे इस तरह से लग रहा था कि शायद बस वो देख ही रहे हैं या आई डोंट नो कि उनकी क्या इंटेंशन थी, लेकिन आपको डर ज़रूर लगता है। लेकिन आप किसी को इस तरह से देखें कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, स्पेशली ड्राइव करते हुए, तो मेरे ख्याल में ये एक ठीक बात नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई कि आखिर ये क्यों देख रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की, उसके बाद चाहे वो अपनी आम नॉर्मल स्पीड में साथ आ रहे थे या कुछ भी था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर दिया, जिससे डेफिनेटली आप ड्राइविंग के दौरान जो है वो अपने आप को भी खतरे में डालते हैं, आपकी अपनी जान भी खतरे में, और बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग भी जो है वो भी खतरे में कि एक एक्सीडेंट का खदशा बढ़ जाता है, और खौफ, ट्रॉमा वो अपनी जगह पर होता है। तो इस वक्त जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो बाइक पे होते हैं, चाहे वो गाड़ी पे होते हैं, चाहे आप रोड पर चल रहे होते हैं, किसी भी इंसान को उस तरह से मत देखें, बार बार मुड़ के झांक के उसकी गाड़ी के अंदर, या उसको बार बार इस तरह से मत देखें कि वो अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दे। और हालात जिस तरह के हो गए कि क्राइम का बहुत ज़्यादा डर होता है कि कोई आपके साथ लूट मार ना हो जाए, स्पेशली अगर मैं लड़की हूँ, मैं अकेले ड्राइव कर रही हूँ, तो डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखने को मिल रहे होते हैं हम लोगों को। चाहे वो हरासमेंट के ज़ुमरे में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपकी वो एग्जैक्टली दोनों बातें हैं कि अगर आप वैसे भी देख रहे हैं तब भी गलत है, क्योंकि आपकी वो लुक, आपका वो देखना किसी भी खातून को अनकंफर्टेबल कर रहा होता है। एंड यू डोंट नो कि वो किस तरह के ट्रॉमा से उस टाइम पे गुजर रही है। उस टाइम पर वो शायद अपने घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करी है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, या फिर उस टाइम पे उसके साथ क्या चल रहा है, उस वक्त वो ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फीलिंग्स है जिससे वो दूसरा शख्स या दूसरी खातून इस गुजर रही होती है। उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? आप लोग होते हैं, आपका देखना होता है, जो कि यकीनन एक गलत अमल है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे होते हैं। हालांकि आप जब जा रहे थे सबीन, तो आपकी गाड़ी में पकौड़े समोसे भी नहीं रखे हुए थे। ऐसा भी नहीं था कि आप ऐसे देखना शुरू कर दे, क्योंकि डेफिनेटली इफ्तार का वक्त भी करीब नहीं था। इफ्तार भी करीब नहीं था। लाइट रोड में बात में एंड किया, अदरवाइज ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसको हम सबको सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं ऑन रोड एवरीवेयर। चलें बढ़ते हैं आगे, चूंकि इफ्तारी की बात हो गई है। बिल्कुल, तो सऊदी अरब लेकर आपको तो खाना पीना, आज भी खाना पीना, चले जी, खाने पीने की बात है, यकीनन इफ्तारी की बात होगी, लंबे दस्तरखान की बात। चले जी, बताएं हमें। 100 मीटर लंबा इफ्तार दस्तरखान सजा है सऊदी अरब में। 11,000 से ज़ायद रोज़ादारों ने इफ्तार किया है। इफ्तारी का एहतमाम जो है वो गवर्नरी में बल्दे के ज़ेरे एहतमाम जो है वो किया गया। रोज़ादारों की खिदमत के लिए अजीमुशान प्रोग्राम में 170 रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। इफ्तार पार्टी में गवर्नरी के मेयर इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल्ला अल ज़ैद और अल्दाम गवर्नरी के मेयर इंजीनियर आमिर बिन मंसूर अजमी और शहरियों और मुकीम मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ज़बरदस्त, बिल्कुल, ये सारी मिसालें जो कि हमें मिल रही होती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज से जब हमें ये न्यूज़ मिल रही होती है तो हमारी कोशिश थी हम साथ साथ शेयर करें। लेकिन अच्छी बात मुझे लगी कि 170 वॉलंटियर्स हमें नजर आए वहाँ पे, जिन्होंने ये दस्तरखान सजाने में हेल्प की, वो भी 11,000 लोगों के लिए। बिल्कुल, चलेंगे तो अब बात हो गई सऊदी अरब की। अब जरा बात हम करते हैं बाबर आजम की। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान है बाबर आजम, और इनका नाम भारत के तालीमी निसाब में शामिल किया गया है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की निसाबी किताब का 8वां चैप्टर है, और बाबर आजम को साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समेत दीगर मारूफ खिलाड़ियों के साथ शामिल किया गया है। और तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि किताब में जो क्रिकेटर्स के निक नेम्स होते हैं उन पर मबनी सवाल लिखा गया है। और भारत में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, वैसे पाकिस्तान में भी है। और क्रिकेटर्स की जो बात हम करते हैं, तो सवाल था क्या अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स के जो निक नेम्स हैं वो आप जानते हैं? और सवाल जब किया गया तो सोशल मीडिया पर खासे उसके हम जवाब देख रहे होते हैं। जो बाबर आजम का नाम था उसके आगे लिखा हुआ था बॉबी।
बॉबी से मुझे वैसे ड्रामा याद आता है, फैमिली फ्रेंड वाला बॉबी, बहुत शौक से देखा करते थे। बॉबी जी उनका निकनेम किसी ने गैस किया है। अच्छा, बाबर आजम से मुतालिक ये खबर तो अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम के साथ और बहुत से प्लेयर्स हैं, उम्र अदायगी उनकी, उसके हवाले से भी खबर हमारे पास है। फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद उम्र की सादत हासिल की है माशाल्लाह। बाबर आजम और हारिस रऊफ ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर की हैं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्वीर शेयर की गई और हारिस रऊफ ने मस्जिदुल हराम से तस्वीर शेयर की हैं, जिसके बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है हमें खाना काबा का रूह परवर नज़ारा। बाबर आजम के अलावा कौमी टीम के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद हारिस, उन्होंने भी उम्र की सादत हासिल की है, सऊदी अरब में वो मौजूद हैं। अच्छा, ये बॉन्डिंग हमें हर जगह नजर आती है, हर जगह हमें नजर बॉयज आर टुगेदर एवरीवेयर। एग्जैक्टली, दे आर टुगेदर एवरीवेयर। माशाल्लाह जी, जबरदस्त खूबसूरत पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे थे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। क्रिकेट की बात है तो क्रिकेटर की बात कर लेते हैं, जिनका बेटा अभी बैडमिंटन प्लेयर बनने की सोच रहा है। मेरे ख्याल में अब्बा जी को फॉलो नहीं करना, अब्बा जी को भी फॉलो करना, अम्मा जी को भी फॉलो नहीं करना। अम्मी को हल्की हल्की फॉलो है ना, टेनिस की बहन है, बैडमिंटन है ना, टेनिस की बहन है बैडमिंटन। बिल्कुल जी, ये वीडियो अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे और अभी हम अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इज़हान मिर्ज़ा मलिक अपने वालिद शुएब मलिक के साथ बैडमिंटन खेलते दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत कैप्शन भी इसको दिया शुएब मलिक ने। उसमें उन्होंने लिखा कि क्रिकेट प्लस टेनिस इक्वल्स टू बैडमिंटन। क्या बात है, लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं, बैडमिंटन खेले क्रिकेट के स्टाइल में। हाँ, अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे ना कि शुएब मलिक पाकिस्तान हैं और डेफिनेटली अपने काम के सिलसिले में, तो बहुत टाइम के बाद हमने ये वीडियो दोनों देखी बाप बेटा की और खूबसूरत बॉन्डिंग देखकर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है इस ट्रांसमिशन में, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मज़ेदार रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे, ये हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपको बताते हैं कि आज आपके दस्तरखान पे क्या बन सकता है, ऑप्शन क्या है। लेकिन सबीन जैसे निगाह किचन की तरफ गई आज तो वहाँ पे नजर आई मुझे इमली। तो आज क्या बनने वाला है? इमली बनने वाला है ना। आप ऐसे रेसिपी देख के ना डेली बता देते हैं क्या बनने वाला है। नहीं, मैं तो देखिए तुक्का लगाता हूं। किचन में वक्त बहुत ज्यादा स्पेंड होता है, करना चाहिए, सबको वक्त स्पेंड करना चाहिए। आई अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। समीन मुझ की तरफ बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीन, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम शोएब, अस्सलाम वालेकुम सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हमेशा आपका इंट्रो सुनकर थोड़ी मुझे हंसी आ जाती है कि आपकी जो नज़र होती है वो मुझसे ज़्यादा मेरी टेबल पर होती है कि वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स क्या रखे हुए हैं। आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े की चटनी, पोटैटो चटनी बॉल्स। ठीक है, आइडिया हो रहा होगा कि क्या चीज़ है, लेकिन इसमें बड़े इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है जो कि मुझे जब मैंने अपने घर में ये ट्राई किया तो मेरे बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत मज़ा आया इसको खाकर। एज अ स्टार्टर इज़ अ वेरी गुड स्नैक, और सिर्फ स्टार्टर नहीं, आप इसको अपने जो अफ्तारी का मेन्यू है उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है कि अफ्तारी में, रमज़ान में चटनियाँ घर में बनी हुई होती हैं, हरी चटनी, इमली की चटनी, पर उसको किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके से आज प्रेजेंट करेंगे तो मैं आपको वो सिखाऊंगी। जैसे कि मेरी कोशिश है कि ऑप्शंस दिए जाएं आपको रमज़ान में, आपके पास वैरायटी ऑफ फूड हो, वैरायटी ऑफ स्नैक्स हो आपके अफ्तार टेबल के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर हैं बॉयल एंड मैश पोटैटोज़, आलू यानी कि जो कि तकरीबन 2 से 3 है मीडियम साइज़ के। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये है, लेकिन इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। इसकी थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल कुकिंग है, और कुकिंग इसलिए है कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गाजर और प्याज चॉप्ड की हुई। वही तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने लेना है ऑयल। अच्छा, 2 टेबल स्पून के करीब जाएगी इसमें अराउंड चॉप्ड की हुई गाजर। गाजर मैंने पहले इसलिए डाली है क्योंकि गाजर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी सख्त होती है। ठीक है, जब थोड़ी सी हल्की सी ये पकेगी ना तो फिर मैंने इस पर डालना है गार्लिक और डालना है मैंने प्याज, ताकि ये एक अच्छा सा फ्लेवर, अच्छा सा अरोमा जो है इसका निकल आए। यहाँ पे गाजर हो रही है सौते, तो मैं ये करूँगी कि जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और स्पाइसेस इसमें बहुत कम हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मैं शुरू से बात करती हूँ लेस इज़ मोर वाली, कि कम से कम जो है वो स्पाइसेस के अंदर और इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपकी बहुत अच्छी जो है वो चीज़ तैयार हो। सिर्फ नमक डाला है मैंने, इसमें डालूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी जो है ये चॉप्ड हरी मिर्च, और यहाँ पर आ गया जी हरा धनिया चॉप्ड, और थोड़ा सा है लेमन जूस। लेमन जूस मैं क्यों डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे जो अनियन है, यहाँ पे जो गाजर है वो हमारी थोड़ी सी हो गई है हल्की सी फ्राई। इसको फ्राई करने के बाद मैंने इस पर डालना है अबाउट 1 टीस्पून के करीब गार्लिक चॉप्ड,
फिर इसको मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है और उसके फ़ौरन बाद मैंने डालनी है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब प्याज। ठीक है। अच्छा, प्याज और गाजर को मैं पका इसलिए रही हूँ ताकि जो वो कच्ची कच्ची वाली फीलिंग है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और ये बहुत खूबसूरत कलरफुल से जो है ना ये बॉल्स बनेंगी अंदर से। जब हम इसको तोड़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बहुत कलरफुल सी बॉल्स हैं। अच्छा, जैसे ही कलर चेंज हुआ ये आप देख सकते हैं, कलर दोनों चीज़ों का चेंज हो चुका है। हमें बिल्कुल गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। ठीक है। सॉफ्ट करने के बाद मैं ये जो प्याज और गाजर और जो हल्का सा गार्लिक है, गार्लिक को भी आपने उस वक्त तक पकाएं जब तक इसकी खुशबू निकलती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि गार्लिक का कच्चापन जो है वो फील होता है। ठीक है। तो मेरे पास ये बहुत अच्छी सी जो है इसकी खुशबू गार्लिक की मुझे आ रही है और प्याज और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर भी जो है वो अच्छी सी पक गई है। इतने मज़े की चीज़ें लग रही होती है कि मैंने सोचा कि मैं कराची आऊँ और आप मुझे कुछ ना कुछ खिलाएं। कल मैं कराची आ रही हूँ, क्या खिलाएंगी आप मुझे? तो फिर आपको स्टूडियो आना पड़ेगा कल मैं आके मेहमान हूँ, कल मैं आके मेहमान हूँ। जा क्यों रही है ये तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आप आएं। हाँ नहीं, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे भी मुलाकात हो। मैं आ रही हूँ दराज और हम न्यूज़ की कोलैबोरेशन से एक टेलीथॉन है कल, और कल रात 11 बजे आप लाइव देखेंगे। आप सबके साथ की भी ज़रूरत होगी उसमें डेफिनेटली, और उसमें हमारे साथ डिफरेंट NGOs भी होंगी और सबकी हेल्प हमें उसमें रिक्वायर्ड होंगी ताकि हम पाकिस्तान की हेल्प कर सकें। तो उस टेलीथॉन का हिस्सा उसको मैं होस्ट ज़रूर कर रही होंगी, लेकिन आप सब उसका हिस्सा होंगे और आप सबकी उसमें कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन बात अभी भी वहीं पे है कि समीन सोचना शुरू कर दें कि वो कैसे मुझे क्या खिलाएंगी। और सबीन आपके साथ होस्ट और कौन है? शुएब भी आएंगे साथ या आप अकेली? मैनू कोई लेके नहीं जा रहा जी, मैनू इत्थे छड़ के जा रहे हैं। हमने सोचा कि कोई एक जाए ना, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ट्रांसमिशन भी होगी ऑब्वियसली, तो हो सकता है फ्लाइट डिले हो, तो ट्रांसमिशन जो है इट मस्ट गो ऑन। सुभान अल्लाह। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बैक टू रेसिपी आते हैं कि जो आलू का मिक्सचर है, जो पोटैटो का मिक्सचर है वो हमारा हो गया है तैयार। अब मुझे करना ये है कि यहाँ पे मैंने डालडा कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, डीप फ्राइड होंगे। लेकिन इसको बनाना कैसे है? बनाना ऐसे है कि यहाँ पर है अंडों को मैंने फेंट लिया। ठीक है, अच्छे तरीके से अंडों को मैंने यहाँ पे फेंट लिया। मैंने आपको बताया था कि लेमन जूस मैं सिर्फ डाल रही हूँ। आपके ना बस फेंटे और बेलन आपको बड़े याद आते हैं मेरे, वो आप सोचे कि मेरे शो में। अच्छा वो मैं समझती हूँ, मैं उनको समझती हूँ। अच्छा, मैं ऑल पाकिस्तान हस्बैंड्स एसोसिएशन का तर्जुमान हूँ। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने अपने जो हाथों को ना वो हल्का सा ऑयलिंग कर लिया। ऑयलिंग मैंने इसलिए की है ताकि जो ये आलू का मिक्सचर है वो स्टिक ना हो। अच्छा, अब आपने इनको छोटी छोटी सी ना बॉल्स बनानी है ऐसी करके। ठीक है, ये देखिए कितनी नीट बिल्कुल साफ़ सुथरी सी बॉल्स बनेंगी। सही है, यहाँ बॉल बना के और उसके बाद मैंने इसको अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्ब में मैंने करना है फोल्ड। और ये करने के बाद आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको डालूंगी ऑयल में, लेकिन आपने थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। और इस पॉइंट पर आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यानी कि वही वाली बात है कि जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है और जिनको ये चाहिए होता है कि जी वो उनके पास बनी हुई चीज़ें रखी हों, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो मैं आप लोगों को रोज़ाना बताती हूँ कि ऐसी चीज़ें करें जो आप फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, बड़ी खूबसूरत सी गोल गोल सी बॉल्स है। समीन आप बॉल्स बनाइए, फिर जब फ्राइंग पे आते हैं तो हम दोबारा आते हैं ब्रेक की तरफ पढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे कि बॉल्स कितनी रेडी हैं और कलर क्या आया है फ्राइंग के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मजेदार रमजान हमारा सेगमेंट इस वक्त जारी है, जारी और सारी है, बल्कि उछल रहा है क्योंकि वो जो बॉल्स हैं इस वक्त ऑयल में उछल रही हैं। एग्जैक्टली। कौन सी बॉल्स थी आप बताएं? चटनी पोटैटो बॉल्स। बिल्कुल समीन, क्या वो फ्राई हो चुकी हैं? अच्छा देखिए, ये फ्राई हो रही हैं और बड़े खूबसूरत सा इसका रंग आ रहा है, ये देखें। और अगर ये फ्रिज में रखी हुई होगी तो इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना वो ज़बरदस्त सी जो है कोटिंग आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी यहाँ पे बॉल्स हो गई हैं फ्राई और लाइट गोल्डन कलर की जो है आपने इसको क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई करनी है। ब्रेड क्रम्स आप चाहें तो घर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो बाज़ार के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज घर के ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, अब ये चटनी बॉल मैंने इसको क्यों कहा है? चटनी बॉल मैंने इसको यूँ कहा है कि नॉर्मली तो ये होता है कि चटनी हम इसको यूज़ करते हैं नॉर्मली
लगा लगा के जो है हम खाते हैं। लेकिन आज मैं ये करूँगी कि आज आपके मुंह में मज़ीद थोड़ा सा पानी आए, तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे रखिए मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये रखिए पुदीने की चटनी। तो हमने लेना है 2 स्पून्स और हर बॉल के ऊपर हमने ये चटनी डालनी है, तो तैयार होगी हमारी चटनी बॉल। यानी कि आप डालेंगे पहले ये चटनी जो है नॉर्मल घर में जो आप अपनी जो भी चटनी तैयार करते हैं घर में खट्टी मीठी वाली इमली की, जो चटनी पसंद है आपको डाल सकते हैं मेरे। क्या बात। हाँ जी। समीन टाइम बड़ा कम है, यूज कर रही हूँ। अच्छा ये तो आपने डाल दी चटनी। समीन कुछ ड्रिंक्स पे आ जाएं। आज ड्रिंक में क्या है? आज ड्रिंक में हम बना रहे हैं चीकू का मिल्की हम बना रहे हैं शरबत। और ये हो गई जी हमारी सर्विंग इसकी तैयार। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एंड में बिल्कुल करूँगी, पहले हम अपनी ड्रिंक तैयार करते हैं। ड्रिंक के लिए चाहिए मुझे यहाँ पे मिल्क तकरीबन वही 1 से 1.5 ग्लास के करीब या हस्बे ज़रूरत, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी जो है, स्पाइसी वो ये वाला हमारा स्नैक है, तो उसके साथ ज़रा मीठा मीठा। और ये चीकू हैं। आपके पास जो भी सीजनल फ्रूट हो, सॉफ्ट सीजनल फ्रूट, वो इस तरह की ड्रिंक्स में बड़े अच्छे लगते हैं। साथ में हम डालेंगे चीनी, बर्फ़ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। सो चीनी तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून जो है वो चीनी है। उसके बाद जो है ये है बर्फ़। और उसके बाद जो है हम डालेंगे थोड़े से यहाँ पे फॉर मोर गुड टेस्ट एंड एनर्जी के लिए मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। उसके बाद हमने इसको करना है ब्लेंड। गड़ 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 की आवाज़, हमें तो ये आवाज़ आती है, हम समझ जाते हैं ड्रिंक रेडी होने वाली है। आपकी फेवरेट आवाज़ है ना बर्फ़ की। इट्स डन। ये डन हो चुकी है और ये आएंगे हमारे सर्विंग ग्लास में आएगी ये ड्रिंक। अब ये चीकू के ये ड्रिंक बनाने के लिए तो कराची आना पड़ेगा, क्योंकि चीकू फ्रेश कराची में मिलते हैं, उसके अलावा तो कहीं मिलते नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा ताज़ा नहीं मिलते पता भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा खैर, इसके ऊपर थोड़े से आपको देखिए शुएब, ये मेरे आइडियाज़ हैं। आप डेफिनेटली अपने घर में चेंज कर सकते हैं। सोने से बनाना है, स्ट्रॉबेरी है और भी बहुत सारे, पपाया है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, जो भी आपको लगता है कि घर में अवेलेबल फ्रूट है। तो मैंने आपको एक कहना चाहिए कि आइडिया दिया है कि रमज़ान में, अफ्तारी में आप इन चीज़ों को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई जी हमारा चटनी बॉल्स हो गई, और ये हो गई हमारी मज़ेदार सी ड्रिंक। और ये चीज़ें करती हूँ मैं साइड पे। हमारी रेडी हैं, आपने ट्राई ज़रूर करना है, और सबीन कल आना है तो अफ्तार हमारे साथ करना है। ठीक है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल आप ऐसे पिज़्ज़ा खिलाएंगी। नहीं, मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए कराची जाऊंगी क्या? वो भी खास पिज़्ज़ा बनाएंगी आपके लिए। वो एक आप देखिए, आप ख्वाहिश करके देखें, फिर देखें क्या होगा। क्या बात। चले ये हम फिर ब्रेक में बात करते हैं। बाकी समीन, थैंक यू सो मच। आज और आप अगर घर में ज़रूर बनाएं तो हमें ज़रूर बताएं। ये वाली रेसिपीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो पिक्चर्स हमें ज़रूर भेजा करें, ताकि हमें भी खुशी और नई नई डिशेज़ आपके लिए लेकर आते रहे। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत कुछ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डेली बेसिस पर एक बात करते हैं कि ये रमज़ान पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन रमज़ान, बिलखुसूस पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए आज भी महंगा तरीन रमज़ान है। आप देखें रोटी कितनी महंगी हो गई, सब्ज़ी फल पहुँच से दूर हो गए, दस्तरखान खाली हो गया। ऐसे में गरीब कहाँ जाए, ये एक अहम सवाल है। और ज़ाहिर जब हम मुख्तलिफ शहरों की बात करते हैं और हम देखते हैं कि मुफ्त आटा जिस तरह से बांटा जा रहा है, इसके मैकेनिज़्म पर भी सवाल उठते हैं। तो मैं सोचा इस पर बात की जाए कि आखिर किसका आइडिया था, और ये जो प्लान है जिसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसमें एक बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही है। तो वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत फैसल करीम कुंडी साहब साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो बताएं कि रमज़ान कैसा जा रहा है? आज पहला अशरा ख़त्म हो रहा है। रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। हमारी तरफ हमारे दोस्त कहते हैं कि रमज़ान जाने और पठान जाने। तो रमज़ान जाने पठान जाने अच्छा ज़बरदस्त। तो अच्छा जा रहा है फिलहाल तो अल्लाह की फज़ल। अवाम का रमज़ान कैसा जा रहा है? मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों का मुख्तलिफ किस्म का जो है वो रमज़ान जा रहा है। और जिसका आपने बिलखुसूस ज़िक्र किया गरीब लोगों का, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि बहुत महंगा और बहुत मुश्किल रमज़ान इस साल पाकिस्तान में जा रहा है। और अभी भी हमारे जो दोस्त हैं इस्लामाबाद में, अभी हम जो डिस्कस करते हैं कि बहुत अच्छा मौसम है,
लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एक और तबके की तरफ देखें जो ज़मींदार तबका है, वो कह रहे हैं कि ऐसा मौसम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गन्ना की कटाई का मौसम है। हर जगह हम तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि देखिए कितनी बर्फ़ पड़ गई है, ओले जो पड़ते हैं, बारिश हो गई, लेकिन अगर वो अगर आप फसल को इतना नुकसान दे रही है कि आप सोच से भी बाहर है। क्योंकि गंदम की फसल सिंध में तो इस वक्त कटाई ख़त्म होने, बल्कि वो थ्रेशर लगे होते हैं, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बाकी सूबों में कटाई शुरू होने जा रही होती है। तो ये फैक्ट है। दूसरा जो है ये चीज़ें बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे अच्छे मुल्क में, एक ब्लेस्ड पाकिस्तान में रहते हैं कि अभी भी अगर आप हर जगह पे कहीं पे देखें लोगों ने दस्तरखान सजाए होते हैं, अपने तरफ से जो कुछ जितनी हो सकता है कर सकते हैं। अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें, इसको और भी अच्छा किया जा सकता था अगर हम ये सरकारी और बड़े बड़े अफ्तार को जो है वो बैन करते। जैसे हमारे एक दोस्त और हमारे भाई करते हैं, जमूद खान साहब, वो हमें हर साल ये कहते हैं कि अगर आपने अफ्तार करना है तो आप स्वीट होम में करें बच्चों के साथ, अपने दोस्तों को भी बुलाएं और इनकी भी अफ्तार हो जाएगी इकट्ठी। तो मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव उनका एक वो चीज़ है। इस तरह अगर हम बाकी सेक्टर्स में अगर ये चीज़ होता तो बहुत ये तो है रमज़ान का एहतमाम किस तरह से होता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सब एहतमाम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा तबका भी है, एक तबके की मैं क्या बात करूँ, पाकिस्तान की इतनी सारी आवाम है जिसका दस्तरखान खाली है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे सामने है। बिल्कुल, इससे कोई भी इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमारे भी लोगों के साथ रखते हैं। आपने भी आटे का जिक्र किया, इसमें बहुत बेहतरी हो सकती थी। मैं आटे की डिस्ट्रीब्यूशन से एग्री नहीं करता हूँ जिस तरीके से हो रही है। ये प्लान किसका था सर? इस प्लान के तहत आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? देखें, प्लान किसका था, बस आप समझिए कि हुकूमत का ही था। ठीक है, क्योंकि ये था कि पहले ये स्टोर के ज़रिए था, फिर उसमें बड़ी सी वो थी कि जी आटा नहीं पहुँच रहा, सही नहीं हो रहा, मसाइल थे। फिर उन्होंने कहा कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का जो एक मैकेनिज़्म बनाकर फ्री आटा का एक सिस्टम करें। सिस्टम तो बिल्कुल ठीक था, फ्री आटा भी बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, देखें हमारा एक माशरा है और मजबूरी भी लोगों की। अगर आप किसी भी, मैं कहता हूँ अगर आप किसी बड़े शहर में वलीमे में चले जाएँ, जब खाना लगता है ना, बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग मेरी तरह और आपकी तरह जो है जिस तरह भाग रहे होते हैं और प्लेटें भर के खड़े होते हैं, उन्होंने शायद उस दिन 2 वलीमे भी अटेंड किए होंगे, तीसरे भी। लेकिन एक चीज़ है हमारे मुल्क में, अब आप रोज़ाना देख रहे हैं कि कोई लोग जख्मी हो गए, फौत हो गए, इन्होंने लूट लिया है। अब वो पॉजिटिव चीज़ आटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चीज़ वो है कि वो चीज़ और गलत हो रहा है। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ की है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने बेंजीन कम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलकर उन्होंने 2000 रुपये कैश दिए लोगों को। अच्छा, वो आटा नहीं दे रहे, वो कैश दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे है कि अब उसमें यह है कि हमारा जो बेंजीन कम सपोर्ट प्रोग्राम का मैकेनिज्म के साथ यह है कि जिनका स्कोर 60 है, आप आईडी कार्ड नंबर 817 पर मैसेज करेंगे, ठीक है, आपका स्कोर अगर 60 तक होगा, आपको बोलेंगे आप इसके अहल हैं, ठीक है, आप वो चीज़ लेकर आप चले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। बिल्कुल ठीक है, आपको जो है वो आटा मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने नहीं किया, आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जब जाएंगे तो उस वक्त आपका कोड डालेंगे, फिर आपका रिप्लाई आएगा, उस वक्त तक आप इंतज़ार करेंगे, तो उस वक्त तक भगदड़ होती है, चीज़ें होती हैं। लेकिन सिंध में यह है कि आप जब जाएंगे, आप रिटेलर के पास जाएंगे, जो हमारे BSP के रिटेलर्स हैं, आपका स्कोर अगर 60 का होगा, आपको अपने 2000 रुपये दे देंगे और आप जाकर, चाहे तो वो ये अच्छी चीज़ थी, रेप्लिकेट क्यों नहीं हुई बाकी? हर बार हम आज भी कह रहे हैं हुकूमत से कि आप ये चीज़ें बाकी सूबों में भी करें, ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी ये तजवीज़ हुकूमत नहीं सुन रही सर? देखिए, हर किसी की अपनी मर्जी है, मतलब है कि वो कर रहे हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध की सूबाई हुकूमत ने माना इस चीज़ को, उन्होंने कहा आप ये कर लें, और वो बड़ा स्मूथ। ये अगर मैं गलत नहीं सर तो ये वज़ीर आज़म साहब का प्लान है कि इस तरह से आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? देखिए, पूरी टीम का होता है, ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट हमें कहती है ना, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, पूरी कैबिनेट जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं समझता हूँ कि कैबिनेट ने फैसला किया, हमने एक तजवीज़ दी थी जिसको सिंध हुकूमत ने कहा कि हम ये करना चाहते हैं। अच्छा, तजवीज़ आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से यही थी कि कैश दिया जाए? सिंध हुकूमत ने भी कहा कि हम आपको दे दें, आप, क्योंकि वो स्कोर 60 आपने BSP से लेना है। ठीक है, BSP के 32 स्कोर वाले जो है भी है, PMT स्कोर, उनको 3 मंथ्स का जो मिल रहा होता है, तो हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है। वो डेटा आप बेनज़ीर कम सपोर्ट प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो और रिटेलर्स भी हमारे पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जैसे फ्रंट में हमने पैसे तकसीम किए हैं, आप आज हमें कहते हैं हमने ये काम करना है, आप इधर डिपॉजिट करें, उधर से आप अपने पूरे पाकिस्तान में आप अपने वो ले लें। उसमें ये अगर वो फैमिली आटा लेती है, वो गंदम लेती है, वो फ्रूट लेती है, वो पकौड़े लेती है, वो जो कुछ करती है वो उसको कर दें।
सर अभी क्या होगा? अभी जिस तरह से हमने कल भी देखा एक वाकया आया, कितने 11 हलाकतें हमारे सामने आई हैं, 11 लोग आटे वो फैक्ट्री के सामने जो है जिस तरह से, तो इसी तरह से भगदड़ मचती है डेफिनेटली। तो कतार जब भी लगेगी, जब भी गरीब कतार में खड़ा होगा और लोग आटे के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर भगदड़ भी मचेगी और वहाँ पर हलाकतें भी होंगी, लोग जख्मी भी होंगे। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। देखिए भगदड़ भी मचती है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, इंतशार भी फैलता है, लूट मार होती है, ये चीज़ें भी हो रही हैं। अभी भी 20 रोजे रह रहे हैं। अभी अगर हम इस चीज़ को डाइवर्ट कर लें उस चीज़ के ऊपर, कैश पे का डाइवर्ट हम कर लें, कि आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि चीज़ बेहतरी की तरफ चली जाएगी। क्योंकि सर देखिए मैं ये कि मैं सुबह जाता हूँ, ट्रक दोपहर को आ रहा है, मेरा पूरा दिन ज़ाया हो गया, शाम तक मुझे आटा मिलता है एक थेले के लिए, मैं शाम पूरा दिन आप समझता हूँ कि ये दिस इज नॉट। और बुजुर्ग वहाँ पे लाइनों में लगे, फिर बड़े एतराज़ात भी होते हैं। कोई कहता है आटा का मयार ठीक नहीं है, कोई कहता है क्या चीज़ नहीं है। तो अगर वो उसको हम कैश देते हैं, ये डिबेट ही ख़त्म हो जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक, ये बहुत अच्छी सजेशन है। आई एम श्योर कि अगर सजेशन इस पर दोबारा से डिस्कशन हो और ये अप्लाई हो जाए तो खासी बेहतर है। कैश मिलेगा, अपने हिसाब से ले लेंगे सर। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि मुफ्त आटे से बेहतर है कि आप आटा सस्ता करें। डू यू एग्री कि ये एक अच्छी बात है कि लोग जाकर खरीद सकें? अब अगर यहाँ पर हम सफ़ेद पोश तबके की बात करें तो शायद वो कतार में लगना पसंद नहीं करेंगे, शायद वो लंबी लंबी कतारों में रोज़ा रख कर वो नहीं खड़े होंगे कि वो एक आटे के थैले के लिए इंतज़ार करें और फिर जाकर अक्सर पता भी चलता है कि अच्छा आप एलिजिबल हैं। खैर वो एक और डिबेट है, लेकिन क्या आटा सस्ता करना बेहतर नहीं है मुफ्त के बजाय? आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ कि आटा सस्ता होना चाहिए। और अब जो गंदम की फसल आने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि ये बारिश और इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, अगर हमारी क्रॉप अच्छी अगर आ जाती है तो उससे आटा डेफिनेटली सस्ता होगा। एक अलमी है हमारे मुल्क का। देखें जब से हमने जो है अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, उसमें जो अफ़गानिस्तान को भी फ्रैंकली स्पीकिंग डिबेट होनी चाहिए। हम अफ़गानिस्तान को पाल नहीं रहे हैं, हम अपनी 2 रोटी की जगह 1 खाते हैं, लेकिन उनको भी हम पूरा करते हैं। वो भाईचारा और ठीक है, वो भाईचारा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? गालियाँ मिलती हैं, बदुआएँ मिलती हैं उनकी तरफ से। अफ़गान वाले हमारे मुतालिक क्या सोचते हैं? क्या वही चीज़ होती है? हमारे बॉर्डर पे क्या हो रहा है? हमारे इंडिया के बॉर्डर पे इतनी टेंशन नहीं है जितनी अफगान बॉर्डर से है। आज दहशतगर्द हमारे इंडिया से शायद इतने नहीं, और जितने अगर आप देखें मिलिटेंसी कितनी मतलब है कि चीज़ हो रही है। यानी अजनास की सप्लाई पाकिस्तान से अफगानिस्तान आपको लगता है कि बंद कर देनी चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूँ कि बंद होनी चाहिए। देखें ये चीज़ें देखना चाहिए। देखें हम भी रिव्यू करना चाहिए, दुनिया को भी देखना चाहिए ना। देखें हम भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हम भी तो इतने खुशहाल मुल्क तो नहीं है ना। बिल्कुल सही बात। हाँ, अगर हम खुशहाल हैं, हमारे पास 4 रोटी, हम कहेंगे चलो हम 3 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, 2 उनको दे देते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम खुद 1 रोटी के लिए तरस रहे हैं कि मतलब है कि बहुत से हमारे लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं बिल्कुल भूखे हैं। और सर इसमें एक बात और की जा रही है कि एक तो ज़रा मुफ्त आटा, उसकी फराहमी, उसका मैकेनिज्म अपनी जगह, वो मसाइल अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि जो कि आटा कई जगह पर मिलता नहीं है और चूँकि ज़रा आटा कम, फिर प्राइस बढ़ जाती है। ऐसे में ये भी कहा जाता है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो गंदम खरीद रही है, इसलिए वहाँ पे हालात कुछ बेहतर हैं, बट पंजाब जो है वो गंदम नहीं खरीद रही। क्या ऐसे मामला हो रहे हैं सर? तो देखिए पंजाब खुद कफील होता है अपने उसमें, बड़ा सूबा है उनकी, वो है वो जो सपोर्ट प्राइस है वो नॉर्मली ये होता है। देखें कि जब चीज़ें होती हैं तो अक्सर पंजाब अपने बॉर्डर बंद कर देते हैं। जैसे हम केपी है और पंजाब है, जब हम जब सीज़न आता है, कोई जब टाइम आता है उसका, तो अपने बॉर्डर बंद कर देते हैं, गंदम की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं। इस पर एक मैकेनिज़्म होना चाहिए सूबे और मरकज़ के मुतालिक। अब कल मैं बोलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली ज़्यादा पैदा करता है, मैं आपको बिजली नहीं देता। मैं कल आपको कहूँ कि मैं 90,000 जो सरप्लस है वो तो जाहिर है, ठीक है, अब 90,000 बैरल तेल पाकिस्तान में पैदा होता है, जिसमें 50,000 खैबर पख्तूनख्वा पैदा करते हैं। कल मैं बोलूँ यार मैं पानी भी आपको, तेल भी आपको नहीं देता, मैं आपको गैस भी नहीं देता, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये एक स्टेट की चीज़ होती है। स्टेट हम जाते हैं, चीज़ें एक जगह पूल करते हैं, उसके बाद वो डिवीजन होती है। बिल्कुल सही है, यही होना मैं बोलूँ कि जी मैं अगर मेरे सूबे में बिजली ज़्यादा मैं 1 रुपये, सिंध में सुई गैस है, लेकिन वहाँ पे जो सप्लाई है कराची में हम देख रहे हैं, आगे चलकर बात भी करेंगे कि सुई गैस के मसाइल है वहाँ पे। मैं अब कह रहा हूँ कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा गैस बनती है इस वक्त, जहाँ पे जनूबी अजला से पैदा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग है, वहाँ पे गैस मतलब है नहीं मौजूद होती। लेकिन हम फिर भी हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी सहरी और अफ्तारी पे जब आपके टीवी चैनल्स हम खोलते हैं तो हर जगह पे आप दिखा रहे होते हैं कि चूल्हे जो है वो नहीं जल रहे हैं और नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ें मुश्किलात हैं, लेकिन ये मिलकर जो है चीज़ें, ये नहीं होगी यार मेरा ये सूबे मैंने ये कर दिया है, मेरी ये चीज़ तो है मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी चीज़ मुझे दें। तो मुश्किलात की तो हम बार बार बात कर, हम कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये सारी बातें, और ये आइडियल सिचुएशन है। ये सिचुएशन कब क्रिएट होगी? अभी स्पेशली हम मुफ्त आटे की तकसीम की अगर बात करें तो आपके हवाले से क्या स्टेप्स हैं जो लिए जाएंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए हमारे स्टेप्स, ये हमारी मंशी तो ये करी, हमें सिंध हुकूमत ने टास्क दी और हम डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, बाकी 3 सूबे में टास्क दें, हम डिलीवर करेंगे, आपको बताएंगे अगले प्रोग्राम में कि बाकी आपको टास्क नहीं दे रहे। नहीं, मैं तो तजवीज़ हमने देखिए जैसे मैंने कहा, अगर ये चीज़ आज भी हो जाए
और अगर ये इस तरीके से तकसीम हो जाए तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी कि ये जी भगदड़ हो रही है, ये चीज़ें हो रही है, ख़बरें आप कोई और ख़बर ढूंढना शुरू कर देंगे, ये ख़बर ख़त्म हो जाएगी और ये एक बेहतरी की तरफ चली जाएगी। लेकिन आई डोंट नो कि हुकूमत के इसके ऊपर जो लेकिन है अगर ये मामला इसी तरह रहता है, इट कम्स अंडर यूज आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, आटा है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आप देख रहे हैं। एक तो ये चीज़ कि क्या अगर यही मैकेनिज्म रहता है, बेहतरी के लिए कोई स्टेप्स लिए जा सकते हैं? नहीं, आटा हम नहीं तकसीम कर रहे, नहीं तकसीम कर रहे, आटा हमारी उसमें नहीं है, आटा गवर्नमेंट पाकिस्तान से, ठीक है। हमारा सिर्फ वो स्कोर इस्तेमाल हो रहा है, डेटा। क्योंकि उसमें सर इशू ये आ रहा है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उस सेंटर में, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, उनको कहा जाता है कि आप नाअहल हैं, जाए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो वहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हमें गाइड नहीं किया जा रहा, अवेयरनेस नहीं है। हमारे पूरे अवेयरनेस की जरूरत ही नहीं है, कहीं पे भी ना जाए, 817 पे मैसेज कर दें, ठीक है, अपना ID कार्ड नंबर, सही, आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अहल है कि ना है। तो अभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इसके मुस्तहिक एलिजिबल होना चाहते हैं तो 817 पे आप मैसेज कर सकते हैं, 8171 वो अगर मैसेज करेंगे तो उस पर मालूम होगा कि आप अहल हैं या नहीं है। अब वो जो ये कहा जाता है उनको कि आप जाएं रजिस्टर करवा करें, तरीकेकार क्या है? देखिए कोई रजिस्टर नहीं होगा, हमारे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है और हमारे अभी भी सर्वे शुरू है। अच्छा, तो मेजॉरिटी लोगों का हमारा जो है सर्वे, अगर वो कहते हैं कि आप सर्वे करें फिर आप नियरेस्ट ऑफिस जाएंगे, अच्छा, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा कि आप इस पे जो है क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं। अगर आप कह रहे हैं अहल हैं तो आप जाकर जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आप वहाँ जाकर जो है अपना आटा। एक बार समझने के लिए, चूंकि आपने मिनिमम स्कोर 60 का 60 है तो आपको आटा मिलेगा। ये जो 60 स्कोर होता है किसी फैमिली का, ये किस तरह डिफाइन होता है? उस फैमिली के हवाले से ताकि लोग समझ सकें अपनी फैमिली को देखते हुए कि अच्छा हम अहल होंगे या नहीं होंगे। देखें, ये ऑलरेडी हर 5 साल बाद सर्वे होती है पूरे पाकिस्तान की। ठीक है, तो हमारे पास हर फैमिली का तकरीबन मेजॉरिटी फैमिलीज का हमारे पास स्कोर मौजूद होता है। सही, हमारे क्राइटेरिया जिनको पैसे इस वक्त दे रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं एवरी 3 मंथ्स 8,500 रुपये, वो हमारा है PMT स्कोर 32। ठीक है, अब जिसका अब आपके सपोज फॉर एग्जांपल आप आ गए कि मुझे नहीं मिल, मैं आपका स्कोर 40 आपको नहीं मिल सकता। अब मुझे पता है कि इनका स्कोर 50 है, इनका स्कोर किसी और का 60 है, तो स्कोर हमारे पास मौजूद है। और स्कोर्स आपके इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने सर्वे की होती है, हमने आपसे पूछा होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपका घर कच्चे है पक्का है, आपके पास पासपोर्ट है, आपने बाहर ट्रैवल की है, हर चीज़ के अपने नंबर्स होते हैं। अच्छा, उस नंबर पे हमारा स्कोरिंग होती है। बिल्कुल ठीक है। अब वो स्कोर हमारे पूरे पाकिस्तान के तकरीबन मेजॉरिटी मौजूद होता है। बिल्कुल सही। जब मैसेज करते हैं तो हमारे डेटा सेंटर में जब वो जाता है तो कंप्यूटर में बताता है कि इनका स्कोर ये है। अच्छा। ओके, और 60 है तो आपको आटा मिलेगा, एक थैला मिलेगा, 8 दिन बाद दूसरा, फिर तीसरा। सर बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और ज़रा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हम बात करें, सिंध ने वाकई अच्छा स्टेप लिया है कि वो कैश प्रोग्राम की तरफ बढ़ें, और अगर बाकी सूबे भी इस तरह करें से तो कतारों से जान छुट जाएगी, भगदड़ नहीं मचेगी, जख्मी नहीं होंगे, जाने नहीं जाएंगी, और वो जो 2,000 रुपये मिलेंगे उससे वो आटा खरीदें, वो जो भी अपने ज़रूरत की चीज़ है वो खरीद सकते हैं। तो वाकई इसको रिव्यू होना चाहिए। इसी पर हम बात करें, लेकिन हम ट्राई करेंगे सभी, हम जाएँ भी किसी वक्त और जाकर देख रहे हैं इन सेंटर्स में हो क्या रहा है। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में खुश आमदीद। जी बिल्कुल जी, रमज़ान और हम पे खुश आमदीद। और अब जरा बात होगी, देखिए हम दोनों कितने डेस्परेट इनके बारे में बात करने की, और उसकी वजह ये है कि जब ख़वातीन स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करती हैं, अब तो खैर ये बहुत ही आम बात होती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपना नाम बनाती हैं और लोग पसंद कर रहे होते हैं और खेल की दुनिया में, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की लेडी बूम बूम की। सब लोग पहचान चुके होंगे, बात हो रही है निदा डार की। और बिल्कुल दुनियाई क्रिकेट में अलग पहचान है उनकी। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली पाकिस्तानी क्रिकेटर होने का एजाज़ हासिल है। पाकिस्तान की इस मारूफ ऑलराउंडर की खेल की सलाहियतों के सभी मुतरफ हैं, लेकिन जो मुनफरद हेयर स्टाइल है और ऑफ द फील्ड जो प्रैंक्स करती हैं वो भी लाजवाब है। बिल्कुल जी, निदा डार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। निदा, सबसे पहले तो हमें यही बताइएगा कि पाकिस्तान की इतनी ज़बरदस्त क्रिकेटर किस तरह से बनी, और पाकिस्तान की मारूफ जो क्रिकेटर आप बनी है, ये सफ़र आपका कैसा रहा? कई बार सुनाया होगा, लेकिन हम फिर पूछेंगे। ये तो बड़ा आपने क्वेश्चन दोबारा से मेरी पूरी वाली लाइफ का जो हमेशा से मैं बताती रही हूँ वो किया। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे गई हुई थी, मैंटोर्स एकेडमी में, दुबई गई हुई थी। उन बच्चियों को मैंने वहाँ पे, स्कूल था एक्चुअली, वहाँ पे मैंने बच्चियों को जब देखा तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया बेसिकली। मुझे याद है कि जब मैं जब खेलती थी, बहुत छोटी थी, तो उस टाइम सिर्फ मैं ही एक लड़की थी जब खेलती थी, और मुझे कहीं भी कोई किसी ग्राउंड में, किसी गली में कोई बच्ची खेलती भी नजर नहीं आती थी। और खेलना तो एक अलग बात है, क्रिकेट खेलना वो और अलग बात थी। और मैं अपने भाइयों के साथ खेलती थी, गली में लड़कों के साथ खेलती थी।
ग्राउंड में खेलती थी। लेकिन मुझे ये बड़ी चीज हैरान भी करती थी और बड़ा एक मुझे उससे जज्बा भी मुझे मिलता था कि जब मैं एक अकेली लड़की पूरे गली में ग्राउंड में सिर्फ मैं होती थी ना, तो मुझे लगता था कि एक मेरी अलग ही पावर है। तो आई गेस अपने घर में खेलना और अपने भाइयों के साथ खेल के मुझे बहुत शौक भी उनसे ही पड़ा। डेफिनेटली अब्बू मेरे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और भाई जितने भी थे कजन्स वगैरह वो सब क्रिकेटर्स थे, लेकिन कोई लड़की क्रिकेटर नहीं थी। तो मुझे वो बड़ा एक चैलेंजिंग लगता था शुरू से कि मैं कोई ऐसी गेम खेल रही हूँ जो सिर्फ लड़के खेलते हैं, और मुझे पता नहीं था कि ये लड़कियां भी खेल सकती हैं। लेकिन मैंने एक चैलेंज उस टाइम लिया जो मुझे इंस्पायर की चीज कि शायद मैं ही एक लड़की हूँ जो खेल सकते हैं। तो अपने फादर को देख के, अपने भाइयों को देख के मैंने वो शौक मुझे पड़ा। और एक अलग चीज ये भी थी कि सिर्फ एक मैं ही लड़की हूँ तो मैं ही वो काम कर सकती हूँ। एक ये मेरे अंदर जज्बा बहुत ज्यादा था कि मैं पैशनेट थी इस चीज को लेके कि मैंने क्रिकेट खेलना है। और ओवर द इयर्स क्रिकेट खेलती रही जब मैं, तो फिर मुझे पता चला कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम भी है। और मैंने अपना पैशन तोड़ा नहीं, मैंने अपना पैशनेट रही हमेशा से। और शाहिद अफरीदी को मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती थी शुरू से, तो शाहिद अफरीदी जैसे छक्के मारने का बहुत दिल करता था मेरा कि मैं ऐसी एक इम्पैक्ट प्लेयर बनूं पूरी दुनिया के सामने जैसे शाहिद अफरीदी हैं। ऑलराउंडर थे तो मैंने हमेशा से कोशिश की कि मैं भी ऑलराउंडर बन के दिखाऊं, पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नंबर 1 ऑलराउंडर बनूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ICC में मैं अभी नंबर 7 की ऑलराउंडर भी हूँ। और बड़े इस तरह के एजाज भी हैं मेरे, लेकिन मेरा पैशन अभी तक वैसे का वैसा ही है। माशाल्लाह, देखिए पैशन था, सर्व किया, बूम बूम को फॉलो किया और फिर आपको लेडी बूम बूम का खिताब भी मिला, वो भी तो स्टोरी सुनाइए। ये फैजान लखानी है, वो भी बहुत ज्यादा क्रिकेट को फॉलो करते हैं। और उन्होंने एक्चुअली मुझसे, जब मैंने एक हमारा सीरीज हो रही थी कराची में अगेंस्ट बांग्लादेश, और तो मेरी शुरू से क्योंकि इतना ज्यादा टीवी पे मैचेस नहीं आते थे, वो सीरीज लाइव चल रही थी, उसमें मैंने एक बड़ा जबरदस्त कैच किया। उसके बाद मैंने शाहिद अफरीदी की जो सेलिब्रेशन मैं शुरू से करती थी उनको कॉपी, और मैंने वो की। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि आप ऐसा आपने क्यों किया। तो मैंने उनको बताया कि मैं शाहिद अफरीदी की फैन हूँ बहुत बड़ी, और मैं हमेशा से सेलिब्रेट ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा लाइव मैचेस नहीं आते थे, मैं शुरू से वैसे ही करती थी। तो उन्होंने मुझे बेसिकली उस टाइम वो सेलिब्रेशन दे के ये नाम दिया कि अच्छा इसका मतलब है कि आप लेडी बूम बूम है, तो अब आपका नाम लेडी बूम बूम से आप जानेंगे। तो मैं क्रेडिट देती हूँ कि वैसे इस नाम के पीछे उनका बिल्कुल उनका है हाथ, और लेकिन सेलिब्रेशन मेरी शुरू से ऐसी रही। बिल्कुल निदा, सब यही कहते हैं, तमाम आपके जो फैंस हैं वो ये कहते हैं खिताब आपको बिल्कुल ठीक मिला है। लेकिन कहते हैं कि आप फील्ड से बाहर अगर देखा जाए तो आप अपने हेयर कट की वजह से, अपने प्रैंक्स की वजह से, पंजाबी जोक्स जो हैं आपके, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो किसके साथ आपने कोई ऐसा प्रैंक किया जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और हमसे शेयर करना चाहेंगे आज? बेसिकली ये जो जोक्स होते हैं ये पंजाबी लोगों के इनहेरिटेड चीजें हैं मेरा ख्याल है, और जोक्स किसी भी टाइम पे बोलते हैं, किसी भी टाइम पे कर लेते हैं। और टीममेट्स मेरी काफी ज्यादा वो रहती हैं, अलर्ट रहती है कि निदा के सामने कोई ऐसी चीज ना हम कर दे कि जिससे ये हमें पकड़ ले और बाद में छेड़ती रहे। बहुत सारी चीजें मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, लेकिन हमारी एक टीममेट है जवेरिया खान, वो बहुत ज़्यादा क्योंकि कराची से हैं और बहुत चुलबुली सी भी है, मजाक भी समझती है, लेकिन कराची से पंजाबियों के इतने मजाक उसको समझ नहीं आते थे। कुछ अर्सा पहले एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक शीशे का डोर था, वो स्लाइडिंग डोर था, तो उसके ज़हन में था कहीं पे कि ये स्लाइडिंग डोर जब वहाँ से गुजरेगी तो उसको स्लाइडिंग डोर मिलेगा। और मैं वैसे ही उसको देख रही थी और वो फोन पे लगी हुई थी, तो बेसिकली वो स्लाइडिंग डोर काफी टाइम तक क्रॉस कर दी हुई थी और मैं देख रही थी क्या कर रही। वो स्लाइडिंग डोर को क्रॉस करने के लिए उसने 5 दफा हाथ ऐसे किए और उसके बाद भी मैंने उसकी जान नहीं छोड़ी। कि जिस जगह पे उसको शीशे का डोर नजर आता है या नहीं आता, वो मुझे सबसे पहले देखती है कि ये तो नहीं मुझे देख रही और वो हर दफा वही हरकत करती है। तो बहुत सारे जोक्स हैं, बहुत सारे टीममेट्स के साथ हमेशा हम ऐसे ही रहते रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको हर वक्त
ना प्रेशर फील करते रहते हो, आपको कोई ना कोई प्लान जेन में रहता है तो आप थोड़ा नर्वस भी रहते हो, लेकिन फन जब उसमें डाल दो तो डेफिनेटली आपकी गेम भी इम्प्रूव होती है। मेरा ख्याल है कि लड़कियों को थोड़ा ऑफ प्रेशर करने के लिए मैं सब करता हूं। ज़बरदस्त। सारी बात क्रिकेट की हुई। निदा, रमज़ान से मुतालिक भी तो बताइए, मसरूफियत क्या होती है पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर? रमज़ान कैसा होता है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह जब कभी मौका मिलता है पाकिस्तान में रमज़ान गुजारने का तो ज़्यादा फैमिली के साथ ही रहती हूँ, और बड़ा बरकतों वाला महीना है, बड़ा वेट किया जाता है। हर बंदा पूरी फैमिली में हर वक्त यही बात करते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान, इस दफ़ा ईद मिला के साथ गुजारनी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी ईद भी बाहर होती है। रूटीन अगर हम घर में हों तो रमज़ान की रूटीन जो होती है, रमज़ान घर में अच्छे से सेलिब्रेट भी किया जाता है और हर वक्त तैयारियों में भी लगे रहते हैं। और मुझसे फेवरेट चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इफ्तारी में क्या खाना है, वो चीज़ें भी बनती हैं। तो रमज़ान में ज़्यादातर अगर घर हो तो ये वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर आउट ऑफ कंट्री हो तो ज़्यादातर हम सीरीज़ खेल रहे होते हैं तो हम उसमें बिजी होते हैं। निदा, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। बूम बूम का खिताब आपको मिला है जो कि बिल्कुल ठीक मिला। इसी तरह आगे बढ़ती जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हम बढ़ते हैं जी एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सेगमेंट के जाने बढ़ेंगे। अपना हमें देखते रहें, साथ ख्याल भी रख लें ख्याल। वापस आते हैं जी रमज़ान और हम। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद। अब जिस मेहमान शख्सियत की तरफ हम बढ़ेंगे, डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब इनका नाम है। आपका शुमार पाकिस्तान के मारूफ तरीन और उसूल पसंद प्रोफेशनल्स में किया जाता है। 30 साल से ज़ायद अरसा मेडिकल शोबे से आप वाबस्ता हैं। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, और यानी आपके जो भी मैदे के अमराज हैं, इंटेस्टाइन के इश्यूज़ हैं, लिवर के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको आप देखते हैं। और मुल्क में सेहत के शोबे से जो वाबस्ता अफराद उनके हुकूक़ के लिए हमेशा आपने आवाज़ उठाई है। और लास्ट ईयर मैं इनके हवाले से ज़रूर जिक्र करूँगा कि जब इन्होंने देखा कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया लेकिन हेल्थ प्रोफेशनल्स को नज़रअंदाज किया गया, तो उन्होंने अपना तमग़ा इम्तियाज़ जो जरदारी साहब ने इनको दिया था वो इन्होंने वापस कर दिया, एहतजाजन वापस कर दिया। तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करें। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की हम बात करते हैं, कौन से बड़े मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स दो चार हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। देखिए, एक तो दो तीन चीज़ें होती हैं किसी भी प्रोफेशन में। एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, फिर उसके बाद जाहिर है आपकी रिवॉर्ड का एक सिलसिला होता है कि आपकी जो पे स्केल्स होती हैं, और ट्रेनिंग स्पेशली जूनियर्स का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें ये सारी चीज़ें जो है मिलके जो है ना एक प्रोफेशनल को सेटिस्फाई करती हैं कहीं पे भी दुनिया में। तो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट बाय एंड लार्ज जो है ना वो उतना अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है वो फैसिलिटीज़ नहीं है। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी वही होती हैं कि जैसे बाहर की दुनिया में इलाज हो वैसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो फैसिलिटीज़ ख़ासतौर पर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जनरली अवेलेबल नहीं होती। जूनियर डॉक्टर्स को हमारे यहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो सपोर्ट नहीं मिलती जो ज़रूरी होती है ट्रेनिंग के लिए। और उसके अलावा ट्रेनिंग के अलावा जो ज़ाहिर फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन होता है, जो पैसे मिलते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। हालांकि आप ये देखें कि अगर किसी को जूनियर डॉक्टर को स्पेशलिस्ट बनने के लिए तकरीबन 8 साल 6 से 8 साल लग जाते हैं मेडिसिन करने के बाद, तो 5 और समझ लें 6 से 8 अगर आप लगा दें 11 से 13 साल आफ्टर इंटर, इतना टाइम लगने के बाद भी अगर आपको पे भी आपकी बहुत कम हो, आपको वर्किंग एनवायरनमेंट भी सही नहीं हो, तो फिर उससे ज़ाहिर है वो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते जो चाहिए उन लोगों से। तो ये हमारे मसले हैं जी। और वो मसले ख़ासतौर पे मेडिसिन में हमारे यहाँ दीगर दुनिया के मुकाबले में हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत कम है, सैलरी पैकेजेस एंड सपोर्ट सिस्टम। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि रिकग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज़ एट अ टाइम व्हेन हमारे 260 लोगों ने अपनी लाइफ्स जो हैं वो कोविड में अपनी ज़िंदगियों का नजराना पेश किया, उसके बावजूद जिस तरह से उनको नज़रअंदाज किया गया था वो बड़ा ही तो मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कोविड के दौरान जो है जिस तरह से डॉक्टर्स ने परफॉर्म किया,
हमारे जिस तरह फ्रंट लाइन पे तमाम डॉक्टर्स आए हमने देखा, तो क्या उस तरह से रिवॉर्ड नहीं दिया गया? क्या वजह आपको नजर आती है, क्यों इस तरह से नजरअंदाज किया गया, और उसके बाद क्या आपने कोई स्टेप लिया? इसकी तो एहसास की कमी के अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। अफसोस की बात है कि हमारे सदर जो है वो खुद इस शोबे से मुंसलिक है, तो नहीं, लेकिन डेंटल प्रैक्टिस से उनका ताल्लुक है, और मैं समझता था कि वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे सिवाय एहसास की कमी की और कोई चीज़ नजर नहीं। लेकिन वैसे इस साल तो हमने देखा सर डॉक्टर रिजवान ताज को भी मिला, अब तो कुछ बात सारी है। मैं इसमें आपसे एक थोड़ा सा अपना व्यू है, और जी प्लीज डू शेयर प्लीज। देखिए जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स होते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से अलग होते हैं। जहाँ तक अब्दुल सत्तार ईदी साहब का ताल्लुक है फॉर एग्जांपल, और अगर आप उनको कंपेयर करेंगे किसी भी आर्टिस्ट से, चाहे वो मेहंदी हसन हो, चाहे वो जो भी लोग हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की, जिससे बहुत उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी आउट ऑफ द वे चीज जाके अपनी प्रोफेशन से नहीं की। जबकि ईदी साहब ने, या अब आप देख लें, अदीब रिजवी साहब हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी तब्दीली मेडिकल के सर्कल में, ट्रांसप्लांटेशन, रीनल ट्रांसप्लांटेशन और इस मेडिकल के जो उन्होंने जो चीज़ की है वो अपने प्रोफेशन से बढ़कर की है। इसी तरह नर्सेस करती हैं। तो हमारे यहाँ ये थोड़ा सा डिवीजन आना चाहिए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और प्रेसिडेंशियल अवार्ड शुड बी डिफरेंट। प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स इन माय ओपिनियन शुड बी वो लोग कंसिडर होने चाहिए जो अपने प्रोफेशन से बढ़कर काम करते हैं। यानी आप कोई खिदमत खल्क का काम करते हैं, कोई अपनी जो आपकी कॉल ऑन ड्यूटी से ऊपर जाके काम करें। अगर मैं बहुत अच्छा डॉक्टरी का काम कर रहा हूं तो ये तो मेरी परफॉर्मेंस है ना, तो उस पर आप मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट दैट्स ऑल आई। बहुत प्यारी बात कि वो तो सर ड्यूटी है, वो तो करनी है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा करें, एक्स्ट्रा माइल जाए तो फिर समझ आता है। अगर आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो तो आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो वो आप उसके ऊपर आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। इसी तरह किसी प्रोफेशन में भी और भी मिले, लेकिन अगर कोई अपने, जैसे मैंने कहा आपको, मैंने एग्जांपल दिए ना, अब आप अदीब रिजवी साहब को, अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इनको आप गुलकारों से तो नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकते। बहुत दुरुस्त है, बहुत दुरुस्त। तो ये हमारा मसला है और अलमिया भी है जी। इसीलिए मुझे खैर इसकी तो बड़ी खुशी है कि मैंने अवार्ड वापस कर दिया। हमारा जी मेडिकल प्रोफेशन में मैं समझता हूँ कि दिल से आप अपना काम करें तो आपके मरीज आपको रोज अवार्ड दे रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अवार्ड ऐसा है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आता है। तो बेशक ऐसी कोई अवार्ड डॉक्टर्स को, मेरे हिसाब से तो डॉक्टर्स को मिलना ही नहीं चाहिए अवार्ड। तो उन्हें दुआएं इतनी मिल रही हैं मरीजों की कि जाहिर है अल्लाह ने आप लोगों के हाथ में शिफा दी, और ज़ाहिर है आप जिस तरह से मरीज़ों को शिफा मिल रही है, इसमें कोई बात नहीं, जिसके दुआओं से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। सर मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस वक्त चूँकि हम रमज़ान के हवाले से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और चूँकि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, ज़्यादा मरीज़ सर देखने पड़ते हैं रमज़ान में, चूँकि ज़रा हम एहतियात नहीं करते, हम खाने पीने में, मैदे के मरीज़ बहुत ज़्यादा, शायद मैदे की तकलीफ जिन मरीज़ों को है वो आप तक ज़्यादा आते होंगे। आप इसे मैदे की तकलीफ कह रही है, मैं इसे पकौड़े की तकलीफ कहता हूँ। बात सारी ये है कि रमजान का एक महीना होता है जिसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं हम, क्योंकि एक रमजान का एक अपना एक माहौल होता है, उसमें खाने के एक तरीके होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें ना, आपके मजहब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इत्तेदाल पसंदी, और उसको आप जिंदगी के हर शोबे में अप्लाई कर सकते हैं। खाने में भी अगर आप पेट भर के हर चीज़ हैवी खाएंगे तो रोज़ा भी मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किलात भी, आपको जलन, पेट के जो मसाइल हैं उनको ज़ाहिर फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत खा लें हर चीज़ को, और बहुत ज़्यादा ना उसके ऊपर रोज़ ना करें, हैवी मुरगन ग़िज़ा ना खाएं, तो आई डोंट थिंक इतना मसला होगा। ज़ाहिर है जिन लोगों को मसाइल हैं तेज़ाबियत के, या जिनको पेट के जो हाजमे के मसाइल हैं, उनको तो वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। लेकिन रोज़ा इज़ अबाउट फास्टिंग, नॉट फीस्टिंग। हमने उसको, ठीक है ना, हमने उसको एक फीस्ट बना लिया है, तो हमें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि आखिर रोज़ा अल्लाह ताला ने हमसे क्यों रखवाया। हमें एहसास दिलाने के लिए रखवाया, हमें नफ्स के कंट्रोल के लिए रखवाया। तो हमें ये एहसास हो कि किस तरह लोगों को प्रॉब्लम है, और आज के हालात में ज़ाहिर है और ज़्यादा हमें उन लोगों का एहसास होना चाहिए जिनको वो चीज़ें दस्तयाब नहीं है, मैसर नहीं है। मैं लोगों से ये कहता हूँ, अपने मरीजों से भी जो परेशान होते हैं, कि देखें हमसे अल्लाह ताला ने इन हालात में 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल ये होगा कि क्या तुमने शुक्र किया जो मैंने तुमको दिया था उसका, और दूसरा सवाल ये ज़रूर होगा कि तुमने उन लोगों के बारे में क्या किया
जिनका तुम्हें अंदाजा था कि वो परेशान हैं, चाहे सफेद पोश हों चाहे वैसे हों। तो ये दो चीज़ों पे अगर हम बहैसियत कौम फोकस करें तो हमें बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे मेरे जैसे आदमी और आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो असल मकसद है रोज़े का, स्पेशली रमज़ान का जो असल मकसद है उसको समझना बहुत ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब अभी बहुत सारे लोग हैं डेफिनेटली मैदे की तकलीफ का वो बताते भी हैं, उनको शिकायत भी रहती है हमेशा। तो रमज़ान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने के हवाले से जिनका इस्तेमाल उनको ज़्यादा कर देना चाहिए, सहरी के वक्त भी और फिर अफ्तार के वक्त भी? एक्चुअली मैं समझा था आप कहेंगे किन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है। मैं भी वैसे सोच तो रहा था कि लेकिन मुझे लगता है वो जो पकोड़ों की बात है वो लोग ज़्यादा नहीं भी खाते, कम भी खाते, लेकिन खाते वो ज़रूर है, वो छोड़ते नहीं है। तो इसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि आप डाइट में ऐड करें तो चले थोड़ी बहुत कंपनसेशन हो जाए? बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक फ्रूट्स और जो आप खाना जो खाते हैं खासतौर पे उसके बाद अगर आपने इफ्तारी हैवी कर ली तो खाने में थोड़ा लाइट रखें। एंड जैसे मैंने कहा कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सैलड्स का इनका इस्तेमाल वुड बी गुड। सुबह आप अपनी जो सहरी करते हैं उसमें दूध का इस्तेमाल, जो लोग उसको आराम से टॉलरेट करते हैं दूध की चीज़ें, वो बेहतर होती हैं। बहुत ज़्यादा पेट भर के सहरी खाने में आपको रोज़ा मुश्किल ही होगा, आसान तो नहीं होगा उससे। एक ज़हनी तौर से आदमी को लगता है कि आदमी ने पेट भर लिया, और जब आपका पेट भरता है खासतौर पर अगर आपको तेजाबियत है तो वो और ज़्यादा तंग करती है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि रमज़ान में क्योंकि नींद का मामला गड़बड़ होता है, नींद एक ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्टली हाजमे को असर करती है। तो ये थोड़ा बहुत तो रमज़ान का एक मामला है जिसको आपको, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा निस्बतन, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत है कि पेट को जो है ना भर के खाना नहीं खाना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल सुन्नतों में से एक है। सर ऐसा कोई मरीज आ रहा है आजकल आपके पास जिससे आप कहते हैं कि तुम्हें दवाई नहीं चाहिए, बस तुमने खाना कम खाना है, अफ्तारी में होला हाथ रखना है? बहुत लेकिन जाहिर है उनका रिएक्शन अच्छा नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूँ आप जरूर खा लें लेकिन खुदा के लिए थोड़ा हाथ हल्का रखें। ये भी जाहिर सी बात है, ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को यही समझाना बहुत मुश्किल है कि जिस तरह आपने बड़ी प्यारी बात की कि पेट भर के खाना इतना ज़रूरी नहीं होता, कम से कम थोड़ी भूख आपकी रहनी चाहिए, सुन्नत है डेफिनेटली। ये बहुत मैं आपको बताऊं, आपके हाजमे के आर्जों में ज़्यादातर जो मसाइल हैं, अगर आप पेट भर के खाना ना खाएं तो बहुत सारे जो ये छोटे मोटे ये जो पेट भारी होना, गैस होना, ये सब ठीक रहेगा। ये बहुत सारी चीजें वैसे ही आपको ठीक हो जाएंगी, आपको किसी इंशाल्लाह बस गुंजाइश रख के खाएं। जी सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे इस ट्रांसमिशन, वैल्यूएबल हैविंग यू। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है रमज़ान, और हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हमें खुशामदीद कहेंगे आपको, और अब वक्त हुआ जाता है आपको एक और मुल्क की सैर करवाने का। ट्यूनिस की बात आज हम करने वाले हैं। अफ्रीका का मुल्क है और इस मुल्क से मुताल्लिक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज खुरमिलाई से हम पूछेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप दोनों भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े आपने ब्लू कलर की मैचिंग की है। जी बस लकीली आप हमेशा वैसे मैचिंग की करते हैं, आप दोनों को मैंने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं लकीली मैचिंग है, वरना ये भी तो ब्लू है तकरीबन, जस्ट विद द लक। ओके अच्छा, तुनीसिया का फेवरेट कलर क्या है? रेड। रेड, यस। अगर आप देखें तो खिलाफत उस्मानी का बहुत असर और रसूख है, और तुर्की का झंडा और ट्यूनिस के झंडे में बिल्कुल 99% एक जैसे हैं, और सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जो ट्यूनीशिया में चांद सितारा है उसके गिर्द एक सफ़ेद हाला है, ऐसे लगता है कि वो चांद सितारा एक डिस्क में रखा हुआ है। और अगर हमारे जो सामीन नाज़रीन खुसूसन बच्चे अगर अभी फ़ौरन गूगल करेंगे तो देखेंगे कि टर्की और ट्यूनीशिया का झंडा बिल्कुल एक जैसे हैं। वजह क्या है? इत्तेफाक खिलाफत उस्मानिया का असर और रसूख, लाल रंग उसमें इस्तेमाल होता था, और उस ज़माने में ट्यूनीशिया से जो जाते थे जो शिप्स जदीद तुर्की की तरफ, उनके ऊपर भी लाल झंडा लगा होता था। और बाद में मुस्लिम तहजीब में हम लूनर हैं, तो चांद वहाँ से आ गया, और जो हमारे 5 अरकान हैं इस्लाम के, वहाँ से हमारा सितारा बन जाता है, तो वो मौजूद है। लाल रंग अमूमन जो है वो शोधा का रंग समझा जाता है, इनकलाब का रंग समझा जाता है। और ट्यूनीशिया ने क्योंकि फ्रेंच जो आए थे इनके ऊपर आमरीत के साथ कुछ लोग आए थे, उनके खिलाफ भी जंग लड़ी थी, वहाँ से भी लाल रंग अडॉप्ट करने की बात की जाती है। लेकिन ज़्यादातर बात यही है कि ये वही रेड कलर है जो तुर्क इस्तेमाल करते हैं। ज़बरदस्त। ज़रा लोगों के बारे में बताएं, वहाँ का कल्चर कैसा है?
आबादी कितनी है? आबादी तो उनकी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के पास है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता सेकुलराइज हो रहे हैं, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे भी। लेकिन लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में आपको याद है जब कोरोना आया तो एक नई बहस छिड़ गई, वैक्सीन लगवानी नहीं लगवानी, मसाजिद में नमाज होगी नहीं होगी। लेकिन तुनीजिया वो मुल्क है जहाँ पे कोविड के दिनों में पहला रोबोट पुलिस इस्तेमाल की गई थी। अच्छा, तो तुनीजिया सेकुलराइज भी हो रहा है, अफ्रीका में रहते हुए टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ रहा है। अच्छा, ताकि लोगों पर नजर रखी जा सके, ताकि लोगों पर नजर रखी जा सके, कर्फ्यू के सोशल डिस्टेंसिंग कर्फ्यू के। तो तुनीजिया की आम बात ये है, जैसे हम बाकी ममालिक का भी डिस्कस करें, कतर की हमने जैसे कल बात की थी कि वो अपनी ऊंट रेस में इस्तेमाल करें रोबोट्स को, तो इन्होंने रोबोट्स को इस्तेमाल किया था कोविड के दिनों में। ज़बरदस्त। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम देखें कि वहाँ पे जो कुछ विजुअल दिखाए, लेकिन हमने जो पढ़ा कि अंडरग्राउंड रहने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। मटमटा उनका एक शहर है, उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी से बचने के लिए वहाँ खंदके नुमा ज़मीन खोद के कर्व्ड वॉल्स बनाई जाती हैं जहाँ वो लोग रहते हैं, ताकि शदीद गर्मी से बचा जा सके। लेकिन दूसरी आम बात यह है कि सहरा वाली ठंडी हवाएं भी चलती हैं, तो ठंडी हवाओं से बचने के लिए और दिन की तपती धूप से बचने के लिए, दोनों से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड रहते हैं और वो उन पिट्स नुमा घरों में रहते हैं जिनमें 5 से 9 अफराद आराम से रह लेते हैं। और बाकी भी ट्यूनीशिया में हालात ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ के इलाके का कुछ खुसूसन कल्चर है कि वो धूप और गर्म धूप ठंडी हवाओं से बचने के लिए ज़ेरे ज़मीन रहते हैं और 5 से 9 लोग हंसी खुशी रह लेते हैं। और वो ये वाली जो अभी तक की कल्चरल उनका घर है, ये अब तक चले आ रहे हैं। ज़बरदस्त। और अगर हम कहें कि तारीख़ में अगर जाएँ तो ऐसी क्या वहाँ पर चीज़ है या जगह है या इमारत है जो कि हमें लेकर जाती है हिस्ट्री में, सैर कराती है? रोमन असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैंने पहले बताया खिलाफत उस्मानिया का असर और रसूख है, से रोमन असरात भी ट्यूनीशिया के ऊपर हैं। और उसकी बड़ी वजह जब हम देखते हैं तो हमें एक एम्फी थिएटर मिलता है जो कि दुनिया के बड़े तरीन कदीम एम्फी थिएटर्स में शामिल है। उसमें 35,000 के करीब लोग आ जाते थे। और हमें फिर वही जो हम काफ़ी अरसे से हमारी इस ट्रांसमिशन का एक हिस्सा भी रही है ये बात, एक अफसोस होता है कि मुस्लिम तहजीबों को जैसे छुपा दिया जाता है, हमारी बड़ी बड़ी बातें छुपा दी गई। हम कोलोशियम जो इटली में है, मुझे एक दफ़ा फिर जाने का मौका मिला, उसे देखने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत उसकी हैबत है, लेकिन ये उतना ही बड़ा है, लेकिन इसको तारीख में कोई जिक्र नहीं करता। और ये उतना ही कदीम है। 35,000 लोगों का एक एम्फी थिएटर था जो कि ट्यूनीशिया में मौजूद था, लेकिन अब इसका जिक्र कोई भी नहीं करता। अच्छा, हमारे सामीन नाजरीन खुसूसन बच्चों के लिए इनको ज़ुबान का शौक है, एम्फी थिएटर में जो वर्ड एम्फी है ये बड़ा मज़े का वर्ड है। ये अगर आपको आ जाए तो कई जगह आसानी हो जाएगी। एम्फीबियन ऐसे जानवर जो एम्फी मीन्स हाँ जो दो तरफ आ जाएगा। तो एम्फी थिएटर के 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ जहाँ किरदार खड़े होते हैं, एक तरफ जहाँ शायकीन, एक तरफ जहाँ हंस रहे होते हैं और एक तरफ जहाँ लोग उनको देख के रो रहे होते हैं, उनकी हंसी देख उन किरदारों की। तो एम्फी के मानी कुछ ऐसे होते हैं, 2 तरफा हम ये कह सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये पहली थिएटर की मिसाल नहीं है, जदीद मूवीज भी ट्यूनीशिया में बनती रही हैं। स्टार वॉर्स के कई सीन ट्यूनीशिया में शॉट हुए थे। फिर बल्कि हम आपको याद है हमने पहले भी मुस्लिम ममालिक की बात की जहाँ पे मार्स की जब शूटिंग होनी हो तो वो उन ममालिक में होती है। तो ऐसी ट्यूनीशिया में स्टार वॉर्स शूट हुई, क्योंकि ये जो अरब और अफ्रीकन में रेडिश हार्श इन्वायरमेंट है जिनमें रहना बहुत मुश्किल है, ये अमूमन ऐसी तर्जुमान है जैसे कि आप मार्स पर रह रहे हो या सैटर्न पर रह रहे हो। तो स्टार वॉर्स के कई सीन्स जो हैं वो भी ट्यूनीशिया में ही शॉट हुए थे। बिल्कुल, स्क्रीन पर भी हम मनाज़िर देख रहे थे अभी। बिल्कुल। मर्द वहाँ एहतजाज क्यों करते हैं? मर्द वहाँ एहतजाज इसलिए करते हैं कि ट्यूनीशिया गो के मुस्लिम मुल्क है, आबादी के तनासुब में भी मुकम्मल तौर पर आबादी मुस्लिमान लोगों पर ही मुश्तमिल है, लेकिन वहाँ पर दूसरी शादी पर अब एक पाबंदी लगा दी गई है। तो वहाँ प्रो पॉलीगैमी रैलीज होती हैं कि दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए, उसके हवाले से होता है। अच्छा, यहाँ ये बात बहुत समझनी ज़रूरी है। इससे क्यों होता है ना, अमूमन समझा जाता है कि कवानीन इंसान पर बोझ है, इंसान आज़ाद पैदा हुआ था और जितने हम कवानीन बनाते चले जाते हैं उतने हम बोझ तले इंसानों को दबाते चले जाते हैं। तो मशहूर मुफक्किरीन फ़लसफ़ी कहते थे कि कवानीन वो बनाए जाएंगे जो लोगों को आज़ादी देंगे। शुभ नोट करें कि अगर आप ये कहें कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते तो इससे आप दूसरे की आज़ादी सल्फ कर रहे हैं। अगर उनकी पहली बीवी को भी इजाज़त दे दें और वो खातून जो कि दूसरी मेरी तो पहली वाली देती नहीं इजाज़त ना सर, आपकी तो इंशाल्लाह कभी भी नहीं मिलनी लेकिन आप यूनिवर्सल बात करें ना इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे तो मिल जाएगी। तो अल्लाह ना करे। अच्छा, तो अगर आपकी पहली बीवी इजाज़त दे दें और वो दूसरी खातून जो कि दूसरी बीवी बनना वो भी इजाज़त दे दें और आप भी मानते हो, तब तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वहाँ पर ये बहस आज़ादी की बहस में आ रही है, फ़कत मजहबी बहस नहीं, ये कानूनी बहस है। कि अगर एक आज़ादी है मेरी तो आप उसे क्यों सल्ब करना चाह रहे हैं।
तो ट्यूनीशिया उन ममालिक में शामिल है जो मुस्लिम है लेकिन दूसरी शादी पर पाबंदी है और वहाँ दूसरी शादी की हमायत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, खुसूसन जो ख़वातीन बेवाएँ हैं, जो थोड़ी उम्र में आगे बढ़ गई हैं, उन्होंने भी इस जो इन प्रो पॉलीगैमी रैलीज है का साथ दिया है कि ये इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस रख सकते हैं, पहली खातून को धोखा नहीं दे, बैलेंस रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रो पॉलीगैमी रैलीज हैं जो कि वहाँ पर इस वक्त चल रही हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री में चलते हैं। अरब स्प्रिंग का आगाज़ भी ट्यूनीशिया से हुआ। अरब स्प्रिंग का आगाज़ ट्यूनीशिया से 2010 में हुआ, जब मोहम्मद नामी फल फरोश को जब पुलिस वालों ने तंग किया तो उसने तंग आके करप्शन और गुर्बत से तंग आके अपने आप को आग लगा ली थी। हैरत की बात देखिए कि जब हम ट्यूनीशिया से उठने वाले इस इनकलाब को देखते हैं जो लीबिया और इजिप्ट तक पहुंचा, तो इस अरब स्प्रिंग में वाहिद मुल्क जिसका इनकलाब जैस्मिन रेवोल्यूशन बना, बिल्कुल पुरअमन रहा, वो भी ट्यूनीशिया का था। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि अरब स्प्रिंग आया क्यों था। तो अरब स्प्रिंग की अहम बात यह है कि वहाँ पे आमरीत थी इन तमाम ममालिक में, करप्शन थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, गैर ज़रूरी कवानीन थे और अवाम सवाल ही नहीं कर सकते थे। तो इसके हवाले से एक जो ये पूरी तहरीक शुरू हुई वो एक मोहम्मद नामी फल फरोश से शुरू हुई, जिसने जब पुलिस वालों ने उसको तंग किया तो उसने उनसे बचते हुए ख़ुद को आग लगा ली थी। और ट्यूनीशिया वाहिद मुल्क है जहाँ ये पुरअमन तरीके से जमहूरियत की तरफ ये तमाम ममालिक आमरीत से गए, लेकिन ट्यूनीशिया जो वाहिद है जहाँ ये इनकलाब जैस्मिन रेवोल्यूशन की तरह यानी इंतहाई अमन के साथ ये सब कुछ हुआ। और वाहिद जो आम बड़ी मौत हुई वो वही मौत थी जो मोहम्मद नामी आदमी की थी, जहाँ से इनकलाब शुरू हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि ट्यूनीशिया के लोग अपने इनकलाब में कितने सच्चे हैं और अमन के साथ कितने संजीदा थे। वो सिर्फ आमिर को हटाना नहीं चाहते थे, मगर वो चाहते थे कि आमिर के हटने के बाद भी केओस या नारकी ना मच जाए, मगर हम हंसी खुशी रहते रहे और आगे बढ़ते रहे। और ट्यूनीशिया की एक ऐसी अहम बात जो कि इन बातों में कहीं रह ना जाए, वो आजकल अर्तुगरुल ड्रामे के बाद लोगों को पता चल गया है काफ़ी ज़्यादा। तो वो मशहूर मुस्लिम जो सूफ़ी हैं इब्न अल अरबी, वो भी मस्जिद ज़ैतून में ट्यूनीशिया में काफ़ी अरसा रहे। उनकी दो बहुत ही बड़ी किताबें हैं, फसूसुल हिक्म और फतूहात मक्किया। फतूहात मक्किया का नाम है मैकन रेवोल्यूशन। अगर आप मुझे इजाज़त दें कि वो 2 से 3 कौन से मुसलमान फ़लसफ़ी या सूफ़ी हैं जिनसे मगरिब ने बहुत फ़ायदा उठाया, तो इब्न खल्दून, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ तीसरा नाम इब्न अल अरबी का आएगा, जिन्होंने मस्जिद ज़ैतून ट्यूनीशिया में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। और फतूहात मक्किया, फिर जब वो यहाँ से ट्रैवल करके गए मक्का की तरफ तो उनको कुछ ख्यालात आए, उनका नाम फतूहात मक्किया रखा गया। तो ट्यूनीशिया की ज़मीन तसव्वुफ़ के हिसाब से भी बहुत ज़रख़ेज़ है। तो ये कुछ आम रिव्यू था हमारा ट्यूनीशिया के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेगमेंट खुर्रम भाई। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें, और फिर ये सेगमेंट तो हम डेली करते ही हैं और आई एम श्योर कि आपका फीडबैक भी ज़रूर हमें देंगे। ट्यूनीशिया से मुतालिक कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप जानते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। और इससे पहले कि आज के मौजू की तरफ जाएं जिसमें हम बात करते हैं इस्लाम की तारीख़ के हीरोज़ और विलन्स का, एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया पर। यह अज़ान की वीडियो है। अज़ान पढ़ने का एक ज़बरदस्त, एक खूबसूरत अंदाज़ है, थोड़ा मुनफरद है। मौज़िन के मुनफरद अंदाज़ और मीठी आवाज़ की वजह से लोग बहुत सराह भी रहे हैं और अज़ान पढ़ते वक्त मौज़िन का जो जज्बा ईमानी वाज़ेह नज़र आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं। क्यों तबसरे हो रहे हैं? चूँकि हमने अज़ान को एक ख़ास अंदाज से ही सुना या देखा, तो चूँकि थोड़ा गैर रिवायती अंदाज़ है तो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन का हिस्सा है। तो पहले वीडियो दिखाते हैं, फिर इस पर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद है, उनसे हम कमेंट लेंगे, फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, ये है वो वीडियो जिस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही है। कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो रिजर्वेशन है वो हमें नज़र आ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था।
तो इसी हवाले से मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अभी आपने वीडियो आपने भी देखी है हमारे साथ, आपको क्या लगता है, आपके क्या कमेंट्स हैं? क्या कोई स्पेशल तरीका ही होता है अजान देने का या सिर्फ जज्बा होता है जो मैटर करता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि अजान में जो भी अरबी के अल्फाज अदा किए जाते हैं ना, वो उनको सही तरीके से अदा करना चाहिए। बाकी स्टाइल्स में कोई ऐसा मसला नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट ममालिक हैं, बहुत सारे डिफरेंट अंदाज़ हैं। हत्ता कि कुरान मजीद को पढ़ने के भी इतने मुख्तलिफ किस्म के अंदाज़ मौजूद हैं कि हमें एक अपने यहाँ पे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का एक रवायती अंदाज़ हम सबको मालूम है, लेकिन आप देखें कि अरबों के यहाँ, अफ्रीका में और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज़ों में पढ़ा जाता है, और वो सारे के सारे हमारे उलमा के नज़दीक ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। तो आई थिंक लोगों को भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे वो अपने उलमा से रब्ता ज़रूर करें और पता कर लिया करें कि भाई ये एक एक्सेप्टेबल स्टाइल है और उसको अप्रिशिएट करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि कोई और ज़ुबान अगर कोई बोल रहा है, उसको अरबी से इतनी ज़्यादा वाकफियत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो अजान को याद कर रहा है और वो फिर अपने एक्सेंट में अगर उसको अदा कर रहा है, तो इसमें कोई हार्म वैसे नजर तो नहीं आता। से मसला नहीं है, एक्सेंट का मसला नहीं है, सिर्फ होता है कि कोई गलत लफ्ज अदा ना हो जाए, यानी कोई ऐसा इंटेंशनली कोई ऐसा कोई लफ्ज अदा ना हो जाए जिसका माना बदल जाए। हाँ, क्योंकि असल में ना अरबी के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत वुसअत मौजूद है, इसलिए मैंने कहा बहुत सारे लहजों की वुसअत आप मक्का की अजान सुने, आप मदीना की जाके अजान सुने, आपको वाज़ेह फर्क महसूस, वहाँ की सुने, तुर्की जो ना टर्की की आप सुने, अफ्रीका की सुने, तो उसमें आपको एक डिफरेंस मिलता है और वो एक्सेप्टेबल है, सारा एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ऐसे। चलें, ये तो ज़बरदस्त हो गया जी। अब इस पर बात करने के बाद हमें बढ़ना है अपने मौजू की तरफ, जो कि आज हमने कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम के हीरो, 69 दफ़ा उनका कुरान मजीद में जिक्र आया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लक़ब मिला खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। सर, लक़ब कैसे मिला, ये इससे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह। असल में सबसे पहली बात यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके ऊपर जितनी आजमाइशें आई हैं, जितनी इब्तिला, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने बार बार इब्राहीम को इब्तिला में डाला। इब्तिला कहते हैं बहुत बड़े इम्तिहान को, और वो हर इम्तिहान में बेहतरीन तरीके से कामयाब हुए, और वो जो कहते हैं ना कि अबव एंड बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशंस आपने अपना रिजल्ट जो है ना शो किया। और वो शुरू में बचपन से ही उनके साथ ये मामला शुरू था कि जब वो अपनी कौम वालों को कहते थे कि भाई ये देखो आसमान के ऊपर जो तारे हैं, तो मैं तो तारों को नहीं पूछता, तारों से बड़ी भी एक चीज़ है वो तो चाँद है। तो फिर लोगों ने कहा हाँ वाकई चाँद भी उससे बड़ा है। फिर अगले दिन कहते हैं नहीं, चाँद से भी बड़ा तो सूरज है। तो फिर कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं सूरज को भी कोई पैदा करने वाला है, तो फिर हम क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं और हम क्यों नहीं उसकी इबादत करते जो इन सब का पैदा करने वाला है। तो एक बड़े लॉजिकल तरीके से, रैशनल तरीके से अपनी कौम को दीन की तरफ दावत देना। उसके बाद वो वाक़या हम सबको मालूम है कि जहाँ पर उनके साथ एक ऐसा मामला हुआ कि उनके सारे बस्ती के लोग एक जगह पर जा रहे थे जहाँ पे उनके खुदाओं का कोई एक मेला था और इस तरह की चीज़ थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को एक्सक्यूज़ कर दिया कि भाई मैं आज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह करके। और इसके बारे में भी उलमा ने काफ़ी बयान जो ना बात बयान की कि वो इससे उनकी क्या मुराद थी। बहरहाल वो वहाँ पर नहीं गए, और पीछे से जो आइडल्स थे, जो बुत पड़े हुए थे, आपने क्या किया कि एक बड़ा सा कुल्हाड़ा दिया और उन सारे बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया, और जो सबसे बड़ा बुत था उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। अब जब लोग सारे वापस आए, उन्होंने देखा कि उनके सारे आइडल्स टूट चुके हैं और एक जो सबसे बड़ा वाला है उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। तो अब रैशनली स्पीकिंग उन्होंने उनको कहा कि जब उन्होंने कहा कि ये किसने किया है, तो उन्होंने कहा ये जो बड़ा वाला इससे पूछ लें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो बड़े वाले से पूछ लें, क्योंकि बेसिकली बताने का मकसद ये था, और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि उस टाइम पे कुछ लम्हों के लिए उन लोगों को अपना जो बातिल नज़रिया था वो वाज़े हो गया कि भाई हम जिनकी आगे सजदे करते हैं, हम जिनको पुकारते हैं, वो तो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, वो तो इनकी अगर नाक पे मक्खी बैठ जाए उसको उड़ा नहीं सकते। तो ये सारा कुछ जो बता रहा है, तो जाहिर बात है किया सारा इब्राहीम नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई इसकी एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो जो हमें बता रहा है कि जी सबसे बड़े वाले ने किया होगा कि वो तैश में आ गया होगा, बाकी सारे छोटे खुदाओं को तोड़ दिया होगा। तो यहाँ पर उनका एक तरह से ना उनका जो बातिल अकीदा था वो वाज़े हो गया। अब ये बात उनके यहाँ इतनी अच्छी तरह सेटल नहीं हुई, और उन्होंने प्लान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पनिश किया जाए, टॉर्चर किया जाए। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से भी उस टाइम पे तज़किरा किया कि आप तो इस तरफ ना जाएं, आप यानी बुतों की पूजा करते हैं, आप ये काम ना करें, लेकिन उन्होंने भी उनको जो है ना धुतकार दिया। अब हुआ ये कि लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पनिश करने के लिए एक जंगल में आग लगा दी, बहुत बड़ी आग लगाई, इतनी बड़ी आग थी कि उसके करीब भी जाना मुमकिन नहीं था, मतलब उसकी तपिश इतनी ज़्यादा थी। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ फेंकने के लिए और इबरतनाक सज़ा देने के लिए उन्होंने एक मंजनीक बनाई, जिसको हम कैटापुल्ट कहते हैं। वो कैटापुल्ट बनाई कि इसमें उनको हम बांध के, रस्सियों से बांध के लोड करेंगे और यहाँ से लॉन्च करेंगे ताकि वो आग में जाए, क्योंकि कोई शख्स भी फिजिकली वहाँ करीब नहीं जा सकता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें डाला, और ये असल मौका है कि जहाँ उनको जब लॉन्च कर दिया, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो यानी इस वक्त आसमान में है और उस आग की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम पर हदीस मुबारक में आता है कि जिब्रील अमीन भी उनके पास आए और कहा कि मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आपको यहाँ से बचा लेता हूँ। तो
तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मुझे आज जिब्रील तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, कि जो अल्लाह ताला मेरे साथ है बस वो मेरे लिए काफ़ी है। हालांकि उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मालूम नहीं था कि जब मैं इस आग में जाऊँगा तो आग के साथ क्या होगा, पता नहीं अल्लाह ताला इसके ऊपर बारिश का पानी बरसा देगा या आग जो है वो ख़त्म कर जाएगी, इस पर मिट्टी पड़ जाएगी या मुझे कोई और चीज़ उठा के ले जाएगी। कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अल्लाह पर जैसे कहते हैं ना कि ब्लाइंड तवक्कल है कि अल्लाह मेरे साथ जाती नहीं कर सकता, मेरे साथ जाती नहीं कर सकता। और फिर जब वो वहाँ पहुँचते आग में, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि हमने आग की सिफात को बदल दिया। क्या कर दिया? बर्दन व सलामा, उसको ठंडा भी कर दिया और सलामती वाला भी कर दिया। यानी उलमा इसके बारे में कहते हैं कि यानी बर्दन यानी एक ठंडी हवा का झोंका बन गया वो आग उनके लिए, और सलामती वाली चीज़ बन गई। यानी कि समझ लें कि ये वो चीज़ होती है जो किसी लग्जरी रिजॉर्ट में आप फील करेंगे कि ठंडक भी है और सलामती है, तो वो आग उनके लिए एक बहुत कंफर्टेबल चीज़ बना दी गई। अब यहाँ पर ये बात पता चलती है कि जब आप अल्लाह ताला पर भरोसा करते हो ना, तो अल्लाह के लिए कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मेरे और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में ऐसी आती हैं जो हमें इम्पॉसिबल लग रही होती हैं, बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन अल्लाह के लिए जो है ना वो कुन फयकून वाली बात है। अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि वो आग जो उसी की मखलूक है उसकी प्रॉपर्टीज़ को बदल दे, उसको बजाय गर्म होने के उसको ठंडा कर दे। तो इस पर अगर हम फोकस करें ना कि कभी भी एक जो है बंदा मोमिन जो है वो किसी भी सूरत हाल में उसको परेशान नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज वो ये बात जानता है कि अल्लाह मेरे साथ है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अल्लाह ताला को नाराज़ ना करूँ, अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के मुताबिक चलूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपके अंदर एक ऐसी बहादुरी आ जाती है जो किसी और चीज़ में पॉसिबल नहीं है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था उनका? नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे इम्तिहान उनके साथ आते गए, लेकिन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट वन। फिर अपने बच्चे की सैक्रिफाइस वाला इंशाल्लाह वो हम कल उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपके सामने बयान करता हूँ कि मुझे याद है जब मैं नर्सरी में था ना, उसका एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मेरी क्लास में एक बच्चा था, उसकी पेंसिल जो है ना वो टूट गई। अब जब पेंसिल टूट गई तो वो बड़ा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे आज तक याद है कि वो रोना शुरू हो गया। उसने चीखे मार मार के रोना शुरू कर दिया। तो हमारी जो मैडम थी उन्होंने उसको बुलाया कि भाई इधर आओ, मेरे पास क्या हो गया? तो उसने कहा मैडम मेरी पेंसिल टूट गई है। तो उन्होंने कहा तो इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसी क्या बात है? उन्होंने अपना ड्रॉर खोला, अंदर से एक पेंसिल निकाली, ये लो जाओ काम करो। और वो हंसता मुस्कुराता जो है ना मेरे पास से गुजरता हुआ अपने टेबल पर जाके बैठ गया। अच्छा, ये मुझे ईयर्स लेटर ये बात वैसे जब दिमाग में ख्याल आया तो मैंने सोचा कि देखो हम लोग कभी ना अपने किसी मसले पे रो रहे होते हैं और हमें क्योंकि इसलिए रो रहे होते हैं क्योंकि हमारी पेंसिल टूट चुकी होती है और हमारे पास कोई दूसरी नहीं होती, ना हमें कोई दूसरी नज़र आ रही होती है और हमें लगता है कि शायद यही मेरा मुकद्दर है, यही मेरी किस्मत है। लेकिन जो टीचर है ना उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसके दराज में पेंसिलें भरी हुई हैं। तो हम जब अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, तो अल्लाह के लिए ना हमारे लिए वो प्रॉब्लम है, अल्लाह के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो अल्लाह के लिए वो कुन फयकून है। तो अल्लाह ताला के पास जब इंसान जाता है रोते हुए कि या अल्लाह मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं बुरी तरह फंसा हूँ, मुझे कोई इसका हल नज़र नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूँगा यहाँ से, तो अल्लाह के पास उसका सलूशन होता है। अगर आप थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा कर लें, अल्लाह पे तवक्कल कर दें, तो अल्लाह ताला आपको फ़ौरन से मुश्किल से बाहर निकालेगा। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में वादा भी करते हैं कि फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ ही आसानी भी आती है। और फिर दोबारा रिपीट किया कि यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। तो जो बंदा ये बात समझ जाए, यकीन करें, उसकी ज़िंदगी फिर वो टेंशन फ्री ज़िंदगी हो जाती है। हम ज़्यादातर जो है वो लोगों पर ही डिपेंड कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि मसला हो गया तो उनके पास हम अल्लाह से रुजू बहुत कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि असल में लोग खुद भी कमज़ोर है ना, लोग असल में लोग बेचारे खुद प्रॉब्लम में यानी फंसे होते हैं। तो जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स में वो आपको कैसे हेल्प करेंगे? हमारे पास भी लोग आते हैं बात करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ कर लेंगे उनके लिए, लेकिन असल मसले का हल किसके हाथ में है? वो अल्लाह के पास है। तो जो उससे बना के रखेगा अल्लाह ताला उसके मामला आसान कर देगा। राजेज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इसी तरह से इस्लामी वाक़यात से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखते भी रहेंगे। आपके पास कोई वाक़यात है वो हमसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस सेगमेंट का मकसद है कि सीखें और आगे सिखाएं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस ट्रांसमिशन से मुताल्लिक़। कल मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।